देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप सब मन से पढ़ रहे होंगे। क्षमा करेंगे, कल व्यस्तता के कारण आप लोगों के बीच में वीडियो नहीं पहुंच पाई थी, मगर व्यस्तता के बावजूद मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों की परीक्षा जो नज़दीक है, तो उस नज़दीक परीक्षा में ही मैं आप लोगों को, उस नज़दीक घड़ी में ही मैं आपके बीच में कुछ ऐसा प्रस्तुत करूं ताकि आप लोग जब परीक्षा भवन में जाएं तो मेरे द्वारा बताए गए जो भी विचार है या फिर जो भी मैं उत्तर बताता हूं आपको उस एग्जामिनेशन हॉल में भी स्मरण रहे। इसलिए मेरा प्रयास जारी है। देरी के लिए क्षमा करेंगे। आज अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय राज्य एवं राष्ट्र की आय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर के प्रेजेंट हूँ। इस पार्ट से मैं कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं आपके बीच में जिक्र करूंगा और उन प्रश्नों का जिक्र करूंगा जो प्रश्न उम्मीद है कि परीक्षा में जरूर रहेंगे ही, अब अथवा रहने की संभावना है, क्योंकि परीक्षा का संधि विच्छेद ही होता है परि जोड़ इच्छा। अब दूसरों की इच्छा पर डिपेंड करता है, अर्थात एग्जामिनेशन हॉल में जब हम लोग बैठेंगे और जो भी परीक्षा प्रश्न पत्र को तैयार करने वाले जो कोर टीम होगी, तो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। मगर एक बात स्मरण रहे, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सिलेबस से ही रहते हैं, सिलेबस से इतर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसलिए आप लोग तैयारी जारी रखिए और किंचित भी घबराइए मत। आपके पास जो भी समय शेष है उसे विशेष समझते हुए तैयारी नियमित रूप से जारी रखिए। अब इस पाठ से प्रथम प्रश्न मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, आय से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे, जब कोई भी व्यक्ति शारीरिक शरीर से अथवा मानसिक मस्तिष्क का उपयोग करके कोई भी जो कार्य करता है और कार्य करने के बदले में जो उसे पैसे प्राप्त होते हैं, है ना, जो पारिश्रमिक उसको प्राप्त होती है, उसे ही आय कहते हैं, है ना, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इनकम कहा जाता है। INCOME, इनकम। इनकम इस क्या होता है? आय। तो आय कैसे हमें प्राप्त होती है? जब हम कोई भी कार्य करते हैं, है ना। कौन सा कार्य करते हैं? जैसे कोई मजदूर है, शरीर से मेहनत करके क्या कर देता है? बार बार कोदाल चलाता है, खेतों की निकौनी करता है, शारीरिक श्रम करता है, तब जाकर के शाम के समय में उसे मालिक के द्वारा पैसे प्राप्त होते हैं, तो वह उसका क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। जैसे कोई शिक्षक है, क्या करते हैं? शिक्षक मानसिक मेहनत करते हैं, है ना, दिमाग से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को ट्रीट करते हैं, तो उनसे उनको क्या होता है? बच्चों के अभिभावकों से उनको पैसे प्राप्त होते हैं, तो या वो उनको क्या कहलाएगा? जो बच्चों के अभिभावकों से जो उनको पैसे प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाएगा? उनका तो आय कहलाएगा। अब इस पाठ से दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो गरीबी को जन्म देती है, कैसे? तो लिखेंगे, गरीबी को जन्म देती है। ऐसा जो महान अर्थशास्त्री रिगनर्स जो हैं, उनका यह कहना है कि गरीबी को जन्म देती है। गरीबी को जन्म देती है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि गरीबी में क्या होती है? गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति में यदि कोई जी रहा होता है तो उसका किसी भी प्रकार का विकास जो है सो समुचित ढंग से नहीं हो पाता है। किसी के पिता यदि गरीब हैं और तो क्या करेंगे? उनकी आय यदि कम है तो उसी आय में क्या करेंगे? अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, है ना, और अपने बच्चों के भविष्य को, जिस गरीबी में वो जी रहे होते हैं उसी गरीबी में अपने बच्चे का जीवन यापन करते हैं। बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती है ना। बेशक सरकार आज कई दावे कर रही है कि बेहतर मुफ्त शिक्षाएं दी जा रही है, मगर आज भी यदि हमारे पास पैसों का अभाव होता है तो हम लोग बेहतर शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते हैं। तो जब गरीबी को जन्म देती है, से कहने का मतलब है जब यदि कोई भी परिवार यदि गरीब होता है तो गरीबी में ही क्या करता है? तो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और जब अत्यंत गरीबी की स्थिति होती है तो बच्चों को शिक्षा भी कहीं न कहीं नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार आने वाली पीढ़ियां भी जो होती हैं सो क्या हो जाती हैं? तो गरीबी हो जाती हैं, क्योंकि उनको बेहतर शिक्षाएं ही नहीं मिल पाती है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास ही समुचित ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहा गया है, अर्थशास्त्री ने इस बात को कहा है कि गरीबी को जन्म देती है। यह बिल्कुल ही सत्य कथन है, इसमें किंचित भी मिथ्या नहीं है। गरीबी को जन्म देती है क्योंकि गरीबी के कारण लोगों का समुचित विकास ही नहीं हो पाता है। गरीबी के कारण ही लोग अपने ख्वाहिशों को आहुति दे करके, अपने सपनों को आहुति दे करके वो क्या करते हैं? तो अपने भविष्य को कहीं न कहीं बर्बाद कर डालते हैं, अथवा ईश्वर की जो ये मर्जी होती है गरीबी, उसी कारण उसी के शिकार हो जाते हैं और लोग गरीब हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी गरीब हो जाती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं?
तो लिखेंगे किसी देश में अर्जित कुल आय जो होता है ना, तो कुल आय को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अथवा आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से लिख सकते हैं जो कि परिभाषा के अनुरूप है कहीं न कहीं यह परिभाषा। लिखेंगे जब देश की कुल जनसंख्या में जब प्रति व्यक्ति आय से गुना कर दिया जाता है और जो आय हमें प्राप्त होता है उसे ही क्या कहा जाता है, तो उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है ना, जिसको अंग्रेजी में नेशनल इनकम कहा जाता है, एनआई द्वारा संकेत किया जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो लिखेंगे देश भर में उत्पादित कुल उत्पादन और उत्पादित वस्तुएं अथवा उत्पादन और उत्पादन में किए गए खर्च को घटा देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है ना, नेट नेशनल इनकम, है ना। उसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य है, लिखेंगे किसी देश की सीमा के अंदर ही, है ना, सीमा से बाहर नहीं, किसी देश की सीमा के अंदर ही उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल जो मौद्रिक अथवा बाजार मूल्य जो होता है वही क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और सकल घरेलू उत्पाद को अंग्रेजी के 3 अक्षर GDP द्वारा सूचित किया जाता है, जिसके G का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस, D का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक और P का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट, है ना। G मीन्स ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स सकल, D फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू और P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, उत्पाद। तो GDP के द्वारा इंडिकेट किया जाता है और इसकी परिभाषा जो मैंने अभी बताई उस परिभाषा को आप लोग लिख सकते हैं। और इस बात को भी आप लिख सकते हैं कि इसे 3 अक्षरों द्वारा इंडिकेट किया जाता है GDP और GDP का अलग अलग फुल फॉर्म लिख करके आप नीचे में आप परिभाषा लिख सकते हैं। 2 नंबरों के लिए यह उत्तर पर्याप्त होगा। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। इसका अगला, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रीय आय की गणना जो है कि प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। तो लिखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियां हैं जो उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, मूल्य योग्य विधि अथवा वाणिज्यिक गणना विधि। इन विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अथवा इसको दूसरे दृष्टिकोण से इस सवाल को पूछ सकता है जो राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य विधियां क्या है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा के तौर पर आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है प्रति व्यक्ति आय, है ना, गुना देश की कुल जनसंख्या, अथवा देश की कुल जनसंख्या में से जब प्रति व्यक्ति आय से जब गुना कर दिया जाता है और जो भी आय प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य विधियां निम्नलिखित है। पहला लिख देंगे हम लोग जो उत्पादन गणना विधि, जिसमें उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है ना। उसके बाद आय गणना विधि, उसमें आय के आधार पर क्या की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है ना। मूल्य योग विधि, जिसमें मूल्य के योग के आधार पर क्या की जाती है, तो वस्तुओं की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। फिर वाणिज्यिक गणना विधि, जिसमें वाणिज्य के आधार पर जो भी क्रियाकलाप हुआ करते हैं उसी गणना के आधार पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है ना। तो इस प्रकार ये गणना की ये विधियां हैं। उसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा के तौर पर हम लिखेंगे जो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बता देश की कुल जनसंख्या। वहीं पर राष्ट्रीय आय वाले दूसरा तरफ हम लिख लेंगे राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय वाले में कॉलम में क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय आय बराबर होता है देश की कुल जनसंख्या गुना प्रति व्यक्ति आय, है ना। तो इस प्रकार आप 2 नंबरों के लिए ये पर्याप्त रहेगा, 2 अंतर, है ना। आप या फिर लिख सकते हैं आप लोग राष्ट्रीय आय वाला कॉलम में लिख सकते हैं जो जब किसी देश की कुल जनसंख्या में जब प्रति व्यक्ति आय से गुना कर दिया जाता है और जो आय प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और प्रति व्यक्ति वाले आय में आप लिख सकते हैं कि जब राष्ट्रीय आय में जब देश के कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है और जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी आप वैसा लिख सकते हैं। उसके पश्चात है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब और किसने लगाया। तो लिखेंगे सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो ये इस पार्ट से राज्य एवं राष्ट्र की आय से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप सबको यदि एक बार में समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से आप वीडियो को थोड़ा और पीछे करके आप लोग समझ सकते हैं और मन से आप लोग अध्ययन जारी रखिए, क्योंकि आज यदि आप अध्ययन जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल जो होगा वो स्वर्णिम होगा और आप अपने भविष्य में
बेहतर मुकाम हासिल करेंगे। मैं अभी इस वक्त में परीक्षाएं कुछ दे रहा हूं और परीक्षा देने के क्रम में मैंने यही महसूस किया है परीक्षा भवन में बैठ करके कि जिन बच्चों की परीक्षा की तैयारी यदि कंप्लीट नहीं होती है तो उन बच्चों के चेहरे पर चिंताओं की लकीर मैंने देखा करीब से। तो आप लोगों के मस्तिष्क पर वो चिंता की लकीर न खींची जाए और न आप लोग मायूस हों परीक्षा भवन में बैठ करके। इसलिए आज अच्छे ढंग से पढ़िए। मैंने कुछ एक बच्चों को मैंने परीक्षा भवन में देखा कि बच्चों की तैयारी जिनकी कंप्लीट नहीं थी उनकी आंखों में आंसू जो थे सब डबडबाए हुए थे, बाहर आने के लिए ललायित थे, व्याकुल थे। तो वैसी स्थितियां आप लोगों की ना हो और वैसी स्थितियां हमारी तभी नहीं होंगी जब हम आज अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि परीक्षा भवन में हमारे पास केवल मेरी कलम होती है, हमारी कलम होती है और हमारे पास आंसर का जो उत्तर पुस्तिका जो हम लोगों को दी जाती है जिसमें उत्तर नहीं लिखा रहता है, हम लोगों को उत्तर अपने मन मस्तिष्क के द्वारा लिखनी होती है और हमारे पास केवल क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन और वो जो ब्लैंक जो उत्तर पुस्तिका होती है उस उत्तर पुस्तिका पर हम लोग तमाम प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आज अच्छे ढंग से पढ़ें। अच्छे ढंग से पढ़िए, अपने बेहतर भविष्य का निर्माण के लिए आप लोग संकल्प लीजिए। यही अपेक्षा आप सबसे करता हूँ। माँ सरस्वती भगवती आप सबका भविष्य उज्जवल करे। धन्यवाद।